गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज का जो वीडियो है, आज इस वीडियो में हम लोग ज्वालामुखी के बारे में बात करेंगे। ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी से क्या क्या निकलता है, ज्वालामुखी विश्व के किन क्षेत्रों में ज्वालामुखी का विस्तार है और कौन से महत्वपूर्ण ज्वालामुखी है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम भारत के बारे में देख लेते हैं कि भारत में ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर हैं और इसमें विस्फोट कब कब हुआ है, इन सब चीज़ों पे हम बात कर ले। तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। उसके अलावा भारत में आपको नारकोंडा ज्वालामुखी है, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ये प्रसिद्ध ज्वालामुखी में आ जाता है। इसके बाद जो भी ज्वालामुखी है, बैरन के बाद जो भी ज्वालामुखी है भारत में, वो बैरन ही एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बाकी प्रक्षुब्ध या मृत ज्वालामुखी है। तो बैरन आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जिसमें कि आखिरी बार जो विस्फोट हुआ था, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था 2016 में हुआ था, माफ कीजिएगा 2016 में हुआ था। नारकुंडा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। बारातांग जो है वो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ढीनोधर पहाड़ी ये राजस्थान में है, और साथ ही ढोसी पहाड़ी जो है, ढीनोधर पहाड़ी गुजरात में है और ढोसी पहाड़ी जो है वो हरियाणा में है। तो ये भारत के ज्वालामुखी हैं। और इससे पहले अगर हम प्राचीन समय की बात करें कि प्राचीन समय में भारत में कब कब कहाँ कहाँ विस्फोट हुआ है, तो उसमें डालमा का क्षेत्र है जो कि जमशेदपुर के पास है। ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले जो विस्फोट हुआ था, भारत का पहला ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो डालमा क्षेत्र था, जमशेदपुर के पास ये हिस्सा है, ये क्षेत्र है। कुडप्पा में भी विस्फोट हुआ है जो कि आंध्र प्रदेश में है। ग्वालियर में विस्फोट हुआ है जो कि मध्य प्रदेश का हिस्सा है। इसके अलावा मलानी और किराना क्षेत्र जो है ये राजस्थान के क्षेत्र है। मलानी जोधपुर के पास है और किराना जो है वो अरावली पर्वत के क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ विस्फोट हुए हैं। राजमहल और अबोर में भी प्राचीन काल में विस्फोट हुए हैं, जो कि राजमहल बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे है और अबोर जो है वो आपको असम में है। तो ये क्षेत्र भारत के हैं जहाँ की पहले विस्फोट हो चुका है। और बैरन, नारकोंडा, बारातांग, ढीनोधर और ढोसी ये जो है भारत के ज्वालामुखी है। अब हम ज्वालामुखी मेन टॉपिक पे आते हैं कि ज्वालामुखी क्या होता है। तो ज्वालामुखी का तात्पर्य ऐसे छिद्र से है जहाँ से पृथ्वी के अंदर का पदार्थ, राख, जलवाष्प और गैसें, ये सब चीजें बाहर की ओर निकलती हैं। तो ये ज्वालामुखी का एक परिभाषा हो गई कि ज्वालामुखी का तात्पर्य ऐसे छिद्र या दरार से है जहां से होकर गैस, लावा, राख, जलवाष्प आदि बाहर निकलते हैं। और अगर हम ज्वालामुखी क्रिया की बात करें तो ज्वालामुखी क्रिया में दो चीजें आ जाती हैं। ज्वालामुखी क्रिया में एक तो पृथ्वी के अंदर जो एक्टिविटी होती है वो आ जाता है, और दूसरा पृथ्वी के बाहर की एक्टिविटीज आ जाती है। ज्वालामुखी के द्वारा जो फॉर्मेशन वगैरह होता है, तो ये सारा का सारा ज्वालामुखी क्रिया में आता है। अंदर की एक्टिविटी की बात करें तो अंदर के क्षेत्र में जैसे नीचे एस्थेनोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर में मैग्मा है। मैग्मा किसी नली के थ्रू बाहर आता है जिसको कि ज्वालामुखी नली कहा जाता है, और वो छिद्र से बाहर निकलता है जिसको कि ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। तो यहाँ से निकलने के समय ही मैग्मा ठंडा होता है और कुछ आकृतियां बनती हैं जिसमें लैकोलिथ, बैथोलिथ, लेपोलिथ, फेकोलिथ, सिल और डाइक, ये सारी आकृतियां बनती हैं जो कि धरातल के अंदर बनती हैं। तो और ये आग्नेय चट्टान होती है। तो एक ज्वालामुखी क्रिया का एक हिस्सा तो ये हो गया। दूसरा हिस्सा जब ऊपर आ जाता है तो ज्वालामुखी उसमें एक आ गया, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। इसके अलावा धरातलीय प्रवाह होता है, धुआंरे होते हैं, गेसर होता है, गर्म जल का स्रोत होता है। तो ये जो बाहर की ओर की क्रिया है, ये बाहर की ओर की क्रिया है जो कि ज्वालामुखी क्रिया में आती है। तो एक अंदर की क्रिया हो गई और एक बाहर की क्रिया हो गई। ये ज्वालामुखी का पार्ट है। अब ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ की हम बात करें तो ज्वालामुखी से सबसे पहले तो राख और जलवाष्प जो है, जलवाष्प और गैस निकलता है, जिसमें कि जलवाष्प 60 से 90% तक जलवाष्प होता है, और बाकी गैसें होती हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब गैसें बाहर निकलती हैं। दूसरा
बात करें दूसरे निकलने वाले पदार्थ की बात करें तो दूसरा विखंडित पदार्थ निकलते हैं, जिसमें कि धूल और राख से बने टुकड़े होते हैं जिनको टफ कहा जाता है। इसके अलावा लैपली निकलता है। लैपली मटर के दाने के आकार का टुकड़ा होता है जिसको लैपली कहते हैं। ये मटर या अखरोट के साइज का होगा। चने के साइज का पदार्थ निकलता है जिसको स्कोरिया कहा जाता है। और साथ में बॉम्ब जो पदार्थ होते हैं जो कुछ इंच से लेकर के कुछ फीट तक होते हैं वो निकलता है। इसके अलावा कोणकृत टुकड़े चट्टानी टुकड़े निकलते हैं जिसको कि ब्रेशिया कहा जाता है। कोणकृत टुकड़ों को ब्रेशिया कहा जाता है। तो पहले तो गैस और जलवाष्प निकलता है, फिर ये विखंडित पदार्थ निकलते हैं और फिर आपको लावा निकलता है। लावा पृथ्वी के अंदर एस्टेनोस्फीयर से निकलता है जिसको कि मैग्मा कहा जाता है और फिर जब धरातल पे आ जाता है तो उसे हम लावा कहते हैं। लावा को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक तो एसिड लावा होता है और जिसको अम्लीय लावा कहते हैं, और दूसरा क्षारीय लावा होता है। एसिड लावा में क्या होगा कि एसिड लावा में सिलिका की मात्रा जो होगी वो अधिक होती है और वो ज़्यादा गाढ़ा और चिपचिपा होगा, तो ज़्यादा दूर तक वो नहीं फैलता है, जिसके कारण ये एक गुंबदकार जो है वो शंकु बनाता है। अम्लीय लावा सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी, चिपचिपा ज़्यादा होगा, ज़्यादा दूर तक नहीं फैलेगा। स्ट्रोम्बेली ज्वालामुखी है इटली में जो कि एसिड लावा का एग्जाम्पल है। दूसरा है बेसिक लावा। बेसिक लावा में सिलिका की मात्रा कम होगी और ये ज़्यादा दूर तक फैलेगा। जब ज़्यादा दूर तक ये फैलेगा तो ये एक शील्ड शंकु का निर्माण करता है, जो कि जैसे हवाई द्वीप में मौना लोआ है जो कि बेसिक लावा का उदाहरण है। ज्वालामुखी के अंग की बात करें, ज्वालामुखी का अंग तो एक तो जैसे ज्वालामुखी नली हो गई, ज्वालामुखी नली हो गई जिससे कि मैग्मा बाहर आता है। ज्वालामुखी छिद्र होता है जहाँ से कि पदार्थ बाहर निकल रहा होता है। अब यही ज्वालामुखी छिद्र जब बड़ा हो जाता है तो उसे क्रेटर कहा जाता है, और यही क्रेटर जब धंस जाता है तो इसको कैल्डेरा कहा जाता है। अब इसी कैल्डेरा के अंदर दोबारा ज्वालामुखी की क्रिया होती है और शंकु बन जाता है, तो उसको घोंसला कैल्डेरा कहा जाता है। तो ये ज्वालामुखी के प्रमुख अंग हैं। अब ज्वालामुखी के प्रकार की बात करें तो ज्वालामुखी का जो प्रकार है वो उनको विभिन्न आधारों पे बांटा गया है। पहले सक्रियता के आधार पे उनको डिवाइड किया गया है। सक्रियता के आधार पे अगर हम उनके डिवाइडेशन की बात करें, उनके बंटवारे की बात करें तो पहला तो आ जाता है सक्रिय ज्वालामुखी। ऐसा इस सक्रिय ज्वालामुखी में ऐसा ज्वालामुखी आता है जिससे कि हमेशा जिसमें हमेशा के धूल, धुआं, वाष्प, गैस ये सब बाहर निकलते रहती है। ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण हो गया। बैरन द्वीप आपको बताया भारत में जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें कि जैसे 1991 में बड़ा आया था, उसके बाद हर 2-3 साल बाद एक छोटा छोटा आते रहता है, विस्फोट होते रहता है। बैरन द्वीप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। विश्व में हम बात करें तो हवाई द्वीप है। हवाई द्वीप आपको कैलिफोर्निया के कैलिफोर्निया के पश्चिम में हवाई द्वीप पड़ता है। वहाँ पे मौना लोआ है और किलायू है। तो ये जो ज्वालामुखी है ये आपको सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण हो जाता है। उसके अलावा इंडोनेशिया में समेरू और मेरापी है। माउंट एटना है सिसिली द्वीप पे इटली में, और लेपारी द्वीप में माउंट एटना है सिसिली द्वीप में, और लेपारी द्वीप ये इटली के पास है। इसमें स्ट्रोम्बेली है। स्ट्रोम्बेली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। इससे हमेशा चूंकि जलवाष्प वगैरह बाहर निकलते रहता है तो इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी में और इक्वाडोर का कोटोपैक्सी हो गया, अंटार्कटिका का माउंट इरेबस हो गया, और अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे ओजस डेल सेलेडो है, ये हो गया।
प्रसुप्त ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो जिसमें पहले ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और निकट भविष्य में विस्फोट की संभावना नहीं है, उसको प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। इटली में वेसुवियस है, जापान में फ्यूजियामा है, भारत का नारकोंडा है, इंडोनेशिया का क्राकाटोआ है। ये ज्वालामुखी जो है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी में आते हैं। तीसरा ज्वालामुखी है शांत ज्वालामुखी, जिसमें कि फ्यूचर में, अब इतिहास में भी उद्गार नहीं हुआ है और फ्यूचर में भी इसमें विस्फोट होने की संभावना नहीं है। इसको हम लोग शांत ज्वालामुखी में रखते हैं। जैसे ईरान का कोह सुल्तान और देवबंद है, म्यांमार में पोपा है, और तंजानिया का किलिमंजारो, चिम्बराजो है इक्वाडोर में। ये जो है ये शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है। ये सक्रियता के आधार पे हो गया। दूसरा है दरारी उद्भेदन, उद्गार के अनुसार, दूसरा है उद्गार के अनुसार। उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी को दो भागों में बांटा गया है। एक है केंद्रीय उद्भेदन। केंद्रीय उद्भेदन में एक छिद्र से विस्फोट होता है। केंद्रीय उद्भेदन ज्यादातर विनाशात्मक प्लेट किनारे जो होते हैं, जो प्लेट आपस में टकराती है और एक प्लेट नीचे जाती है जहाँ सबडक्शन जोन होता है, तो विनाशात्मक प्लेट किनारों के पास जो है वो आपको केंद्रीय उद्भेदन मिलेगा। केंद्रीय उद्भेदन प्रकार के ज्वालामुखी मिलेंगे। और इसके प्रकार की बात करें तो केंद्रीय उद्भेदन में पिलियन प्रकार की ज्वालामुखी है, जो कि जिसका कि विस्फोट सबसे खतरनाक माना जाता है। पिलियन प्रकार की ज्वालामुखी हो गई। इसके अलावा हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी हो गई, स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी हो गई, और वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी होगी, और वेसुवियस तुल्य ज्वालामुखी हो गई। इसमें जो पिलियन ज्वालामुखी है, पिलियन तुल्य ज्वालामुखी है, उसका विस्फोट जो होता है वो काफी खतरनाक माना जाता है। और वेसुवियस ज्वालामुखी विस्फोट की बात करें तो वेसुवियस ज्वालामुखी से इटली के पास है, और इटली के कुछ शहर, हरक्यूलियन शहर हो गया, पोम्पेनी शहर हो गया, ये शहर जो है वो नष्ट हो चुके हैं। ये ईसा से 79 ईसा के आसपास की बात है जब इसमें विस्फोट हुआ था। दूसरा है आपको दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी। दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी जो है उसमें जब भूपटल पे दरार पड़ जाते हैं, इसमें से कि लावा वगैरह बाहर निकलता है, तो उसको दरारी उद्भेदन ज्वालामुखी कहते हैं। और ये जो है आपको रचनात्मक प्लेट किनारे, रचनात्मक प्लेट किनारे का मतलब है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो नीचे से मैग्मा बाहर आता है, लावा बनते हैं और नए क्रस्ट का निर्माण होता है। तो ये मिड अटलांटिक रिज के पास जो है वो दरारी, मिड अटलांटिक रिज का क्षेत्र जो है वो दरारी उद्भेदन का बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है। ज्वालामुखी के विश्व वितरण की बात करें कि ज्वालामुखी का विस्तार कहाँ कहाँ पे है, तो ज्वालामुखी का जो पहला आपका क्षेत्र है वो परिप्रशांत महासागरीय मेखला है। प्रशांत महासागर के क्षेत्र का जो क्षेत्र, प्रशांत महासागर के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ पे ज्वालामुखी की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। और ऐसा है कि माना जाता है कि लगभग 2/3 ज्वालामुखी जो है वो इसी क्षेत्र में है। प्रशांत महासागर मेखला की बात करें तो रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, और ये माउंट इरेबस से शुरू होता है अंटार्कटिका के पास। अंटार्कटिका में माउंट इरेबस है जो कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अंटार्कटिका में। ऑस्ट्रेलिया में कोई ज्वालामुखी नहीं है। तो माउंट इरेबस से ये ज्वालामुखी की श्रृंखला एक शुरू होती है, जो कि माउंट इरेबस के बाद दक्षिण अफ्रीका में एंडीज, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत को पार करती है अलास्का के पास। उसके बाद आप एशिया में आती है और फिर जापान वगैरह का क्षेत्र, फिलीपींस का क्षेत्र से होते हुए इंडोनेशिया के पास ये समाप्त होती है। इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, और ये परिप्रशांत महासागरीय मेखला है। दूसरा है आपको मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र है। मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र की बात करें तो ये इंडोनेशिया से शुरू होता है और ये भारत, पाकिस्तान, ईरान होते हुए ये यूरोप के क्षेत्र में आता है और अटलांटिक महासागर के पास जो है ये समाप्त होता है। इसमें अगर देखा जाए तो भारत का जो क्षेत्र है, भारत का क्षेत्र मध्य
महाद्वीपीय ज्वालामुखी क्षेत्र में आता है, लेकिन भारत में ज्वालामुखी, हिमालय के क्षेत्र में ज्वालामुखी की क्रियाएं नहीं होती है। इसका कारण ये है कि ये यहाँ विनाशात्मक प्लेट है। पहली चीज़ यूरेशियन प्लेट है, नीचे इंडियन प्लेट है, यहाँ अफ्रीकन प्लेट है। ये दोनों प्लेटें जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, तो यहाँ भारतीय प्लेट नीचे जा रही है। ज्वालामुखी विस्फोट न होने का कारण ये है कि जो प्लेटें हैं वो उस गहराई तक नहीं जा रही है जहाँ पे ये मैग्मा में कन्वर्ट होकर के ये ऊपर आ सके। तो ये क्षेत्र है इसका मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र का ही जो क्षेत्र है, उसमें एक क्षेत्र अफ्रीका की तरफ आता है जो कि पूर्वी अफ्रीका का हिस्सा होता है। यहीं पे आपको पूर्वी अफ्रीका महान भ्रंश घाटी है। तीसरा क्षेत्र हम देखें मध्य अटलांटिक क्षेत्र है। मध्य अटलांटिक क्षेत्र अटलांटिक महासागर का क्षेत्र हो जाता है और ये रचनात्मक प्लेट है यहाँ पे। तो यहाँ दरारें उद्भेदन होती है और ये जो क्षेत्र है प्रशांत महासागर का क्षेत्र जो इस तरह और ये आया हुआ है जापान, फिलीपींस होते हुए इंडोनेशिया, उसके बाद मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र जो कि भारत, पाकिस्तान, ईरान होते हुए यूरोप की तरफ निकलता है, और तीसरा मध्य अटलांटिक क्षेत्र है। ये ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं और इसमें महत्वपूर्ण ज्वालामुखी की अगर हम बात करें कि बहुत कौन कौन से हैं, तो पहले तो ओजस डेल सेलेडो को देख लेते हैं। ओजस डेल सेलेडो जो है वो दक्षिण अमेरिका में का सबसे बड़ा ज्वालामुखी चोटी है जो कि एंडीज पर्वत पे है और चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है। दूसरा किलिमंजारो है। किलिमंजारो अफ्रीका में है और ये किलिमंजारो पर्वत पे ही है तथा ये तंजानिया देश में पड़ता है। एल्ब्रुस है यूरोप में। ये काकेशस पर्वत श्रृंखला है रशिया में, वहाँ पे है। देवबंद है आपको एशिया में। एल्बोर्स पर्वत है ईरान में, वहाँ पे ये पड़ता है। माउंट गिलुवे ऑस्ट्रेलिया में है। पपुआ न्यू गिनी के पास है ये। सदर्न उच्च भूमि है वहाँ पे। अगर हम विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी की बात करें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी की बात कर ले, इसमें फ्यूजियामा जापान में है, मेयाना फिलीपींस, माउंट इरेबस रॉस द्वीप में है, एटना सिसिली इटली में है, माउंट पिली मार्टिनिक द्वीप वेस्ट इंडीज के पास है, विसुवियस इटली में है, स्ट्रोम्बेली भूमध्य सागर, लाकी आइसलैंड कटमई अलास्का में है, माउंट रेनियर यूएसए में है, माउंट शास्ता यूएसए में है, चिम्बराजो इक्वाडोर में है, ओजस डेल सेलेडो चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर पे है, पोपो कैपिटल मैक्सिको में है, माउना लोआ हवाई द्वीप में, देवबंद ईरान में है, कोह सुल्तान ईरान में है, माउंट पोपा म्यांमार में है, एल्बुर्ज जॉर्जिया में है, माउंट कैमरून में है, क्राकोटोआ जो है वो इंडोनेशिया में है और सेंट हेलेंस यूएसए में है। ये बहुत ज्वालामुखी श्रेणियाँ तो बहुत हैं। जनरली 20-25 ज्वालामुखी जो होते हैं वो एग्जामिनेशन में आते हैं। इसके अलावा करंट से रिलेटेड जब ज्वालामुखी का कोई विस्फोट होता है तो वो प्री के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वो करंट अफेयर का एक हिस्सा हो जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।